नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं चीन के चंगुल में नेपाल। जी हां, जिस नेपाल को भारत ने फ्री में कम दाम में वैक्सीन दी, उस नेपाल को उसके नए नवेले सदाबहार दोस्त चीन ने दोस्ती का अच्छा सिला दिया। नेपाल को चीन ने न सिर्फ महंगे दाम और वैक्सीन बेच रहा है, बल्कि कीमत का खुलासा करने पर भी रोक लगा रहा है। जब नेपाल ने चीनी वैक्सीन की कीमत को उजागर किया तो चीन लाल हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन नेपाल से नाराज है क्योंकि कुछ नेपाली मीडिया प्रकाशनों से सिनोफार्म वैक्सीन की खरीद का मूल्य का खुलासा कर दिया गया, जिसके एक डोज की कीमत लगभग $10 यानी कि 771 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस रेट पर नेपाल चीन से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीन खरीदने की योजना बना रहा है। तो आज आपको यहाँ पर बात बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन ने नेपाल को फंसा लिया है और चीन किस तरीके से नेपाल को अब डरा रहा है। नेपाल ने क्या किया कि उसने कुछ वैक्सीन के डोज जो है वो चीन से खरीदे और उसके बाद ये कहा गया कि वो उसके मूल्यों का जो मूल्य है वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन सार्वजनिक वो किसी तरीके से हो गए हैं। उसके बाद जो चीन है वो लगातार नेपाल को डरा रहा है। एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच नेपाल की ओली सरकार ने अपने नए नवेले दोस्त चीन से कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज खरीदने का सौदा किया। सिनोफार्म कंपनी ने यह शर्त रखी है कि नेपाल इस वैक्सीन की खरीद की कीमत का खुलासा नहीं करेगा। कंपनी ने यह समझौता किया कि नेपाल इसकी कीमत और डिलीवरी डेट से संबंधित सूचना सार्वजनिक नहीं करेगा, लेकिन मीडिया में इसकी सूचना आने के बाद चीन तमतमा गया है। काठमांडू पोस्ट के आर्टिकल से सिनोफार्म वैक्सीन की कीमत का पता चला है और इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से कोरोना के ये टीके एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत खरीदे गए थे और इस एग्रीमेंट के बिना चीन नेपाल को वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं था। काठमांडू पोस्ट के आर्टिकल में 2 मंत्रियों और सरकारी सचिवों की पुष्टि के आधार पर नेपाल और आपूर्ति की जाने वाली सिनोफार्म वैक्सीन की खुराक की कीमत का पता चला है, जो कि एक कैबिनेट में मौजूद थे। उन्होंने सिनोफार्म की वैक्सीन के 4 मिलियन यानी 40 लाख खुराक खरीदने का फैसला किया था। तो हमारे साथ इसमें चर्चा के लिए शामिल हैं भूतपूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि नेपाल, चीन और भारत, ये तीनों देश को लेकर अगर यहाँ पर बात की जाए और यहाँ पर बात की जा रही है वैक्सीन को खरीदने को लेकर, तो चीन से नेपाल ने वैक्सीन खरीदी और ये करार उनमें तय हुआ कि वो मूल्यों का जो मूल्य है उसको वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन जो रेट है वो डिस्क्लोज हो गए किसी तरीके से, और चीन अब जो है वो लगातार नेपाल को डरा रहा है। देखिए, चीन की ये हमेशा से कोशिश रही है कि जिस भी देश को कुछ भी चीज दे और उस देश को ऐसे बंधन में बांध दिया जाए जिससे कि वो देश उस बारे में, उस समझौते के बारे में कुछ बता नहीं सके। हालांकि चीन ने यहाँ पर एक लंबी लिस्ट दी है जो कि डिस्क्लोज नहीं की जा सकती थी, जिसमें ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन फार्मूला, प्रोडक्शन चेन, डिलीवरी, कंप्यूटर कोड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह थी। लेकिन इसके साथ प्राइस भी। लेकिन क्या है कि चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ प्राइस पे है, क्योंकि प्राइस जिस प्राइस पे भारत ने नेपाल को दिया था ये एस्ट्राजेनेका की डोजेज, कुछ तो फ्री दी थी और जो बाकी दी थी वो $4 पर डोज के हिसाब से दिया था। जब जो कि $4 पर डोज करीब 300-350 रुपया होता है, जबकि चीन $10 पर डोज के हिसाब से दे रहा है। तो इससे ये पहले भी एक बार बात उठी थी कि चीन शायद बहुत महंगा दे रहा है, तो ये भी कहा गया था कि नेपाल की जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसने कहा था कि नहीं, हमारे यहाँ तो यह है कि बिना इसके हम कर नहीं सकते। लेकिन फिलहाल अभी अब नेपाल ने कहा कि अभी हमने किया नहीं है, इसको भी अभी हमने समझौता किया नहीं है। लेकिन जो पहले के प्रेसिडेंट्स देखे, पहले के उदाहरण देखे कि श्रीलंका को भी बांग्लादेश को $9 पर डोज के हिसाब से चीन ने दी। हालांकि ये माना जाता है, हालांकि चीन ने कहा कि हालांकि बांग्लादेश ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन श्रीलंका को $15 पर डोज के हिसाब से वही वैक्सीन सिनोफार्म की दी गई
जिसको डिस्क्लोजर हुआ, और श्रीलंका से पिछले महीने से ही चीन बहुत नाराज है। तो देखिए कहाँ हमारा $4, कहाँ उनका $15। और चीन इसलिए ये नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। ये सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, चीन ने जहां जहां भी कर्जे दिए हैं, चाहे वो अपने BRI के तहत दिए हैं, उसमें ये एक नॉन डिस्क्लोजर वो रहता है प्राइस का। और इसी की वजह से देखिए पाकिस्तान को भी परेशानी हो रही है IMF से लोन मिलने में, क्योंकि IMF और ये वर्ल्ड फंड जो दोनों से या और इंटरनेशनल एजेंसी जो है, उनकी साफ साफ पेरिस कंसोर्टियम वगैरह, उनका साफ साफ ये है कि आपके पास हम आपको लोन देने की या लोन को रिशेड्यूल करने की तभी बात करेंगे जब आप हमें ये बताएं कि आपके पास वर्तमान कंडीशन से। अब पाकिस्तान ये कंडीशन नहीं बता पा रहा है, नेपाल ये कंडीशन नहीं बता पा रहा है, श्रीलंका नहीं बता पा रहा है, जिबूती नहीं बता पाया, तो जिबूती को ऑलमोस्ट चीन ने कब्जा कर लिया है। तो ये चीन की एक नीति रही है, छलावे की नीति रही है, और उसी के तहत वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है नेपाल। बिल्कुल। जितेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए चीनी वैक्सीन की कीमत को उजागर करने को लेकर, तो ये नेपाल ने कर दिया है और चीन और नेपाल के बीच में एक करार भी हुआ है। चूंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि यहाँ पर उजागर करने को लेकर दोनों देशों के बीच में करार हुआ, तो उस करार को लेकर क्या अब चीन नेपाल के ऊपर कोई एक्शन ले सकता है? मुझसे पूछ रही? मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? मुझसे बात कर रही है किसी और पैनलिस्ट से? नहीं, आप ही हैं सर, आपसे ही सवाल किया मैंने। नहीं, देखिए चीन मेरे ख्याल से इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर चीन और नेपाल दोनों का ये कहना है कि कोई समझौता हुआ ही नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो चीन ज्यादा क्या करेगा? समझौता नहीं करेगा, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं कर सकता इसमें। लेकिन जो बाकी उसके कर्जे हैं नेपाल के ऊपर, जो कि करीब कहा जाता है कि $9 अरब के करीब है, एक ऐसे देश में जिसकी टोटल इकोनॉमी $29 अरब की है, $9 अरब यानी 1/3 उसका नेपाल का कर्जा अगर हो चीन का नेपाल के ऊपर, तो बहुत शोचनीय स्थिति हो जाती है। अब ये स्थिति है कि अगर मान लिया नेपाल ये करार नहीं करता है, तो चीन उसकी बाह मरोड़ सकता है, आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, दूसरे जो करार हुए समझौते हुए BRI के तहत, उसमें चीन परेशानी डाल सकता है। तो ये तो चीन कर सकता है, लेकिन एक चीज ये भी देखिए कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी वैक्सीन सप्लाई वगैरह में, बाकी सब तो हम मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या प्रोडक्ट फॉर्मूला ट्रेड सीक्रेट है, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी प्रोसीजर है, वो सब हम मान सकते हैं कि वो सीक्रेट है। लेकिन प्राइसेस से कभी वो नहीं होता, क्योंकि जब तक प्राइसेस जानेंगे नहीं तब तक हम नेगोशिएट कैसे करेंगे बाद में। यहाँ ये है कि चीन नहीं चाहता कि नेपाली जनता जाने कि किस प्राइस पे चीन दे रहा है। नेपाली गवर्नमेंट तो जानती है, उसको तो आंतरिक कर सकता है, लेकिन नेपाली जनता नहीं जाने, और इसीलिए नेपाल की सरकार को भी परेशानी हो रही, चीन को भी, क्योंकि ठीक ऐसे श्रीलंका में जब श्रीलंकन जनता को पता लगा कि $15 पर डोज के हिसाब से जो है साइनो फॉर्म की वैक्सीन मिल रही है, तो श्रीलंकन जनता ने काफी वहाँ प्रोटेस्ट वगैरह दी है कि जब हमें हिंदुस्तान से $4 से अवेलेबल है या ज्यादा $5 में और जगहों से अवेलेबल है, हम बाहर से भी देखें तो भी $10 $12 में, तो आप $15 में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये $15 तो कॉस्ट हुई, कॉस्ट टू बी गिवन टू चाइना। उसके अलावा भी और कई चीजें हैं जो कि लैंडेड कॉस्ट होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कि लोकल गवर्नमेंट उसमें फिर ये देखती है कि कितना उसका मार्जिन होता है। तो ये चीन की एक चाल है, और इस चाल के तहत चीन यही चाह रहा है कि नेपाल अपनी साइनो फॉर्म की वैक्सीन छोड़ दे, जिसकी की एफिकेसी का भी अभी कोई भी 100% प्रूफ नहीं मिला है कि उसकी एफिकेसी कितनी है। पहले चीन ने एक बार कहा भी है कि इसकी एफिकेसी कम है, हम इसको ठीक करने जा रहे हैं। तो ये अभी नहीं समझ में आता कि इस चीज को, जिसकी परफॉर्मेंस एफिकेसी डूबियस है,
इसको नेपाल क्यों खरीदना चाह रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जितेंद्र जी, एक सवाल और ये उठता है कि भारत ने भी अभी फ्री में और काफी कम दाम में वैक्सीन यहाँ पर दी थी, फिर भी उसके बाद चीन से उन्होंने वैक्सीन खरीदी है, तो क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? देखिए, भारत से नेपाल को जितनी वैक्सीन दी गई वो काफी तो नहीं थी। ये देने की बात थी कि जितना प्रोडक्शन होगा इसका एस्ट्राजेनेका का, इसका 30% बाहर दिया जाएगा। गावी के प्रोग्राम जो है ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, उसके तहत जो प्रोग्राम कोवैक्स है, कोवैक्स में ये कहा गया था कि एस्ट्राजेनेका अपनी प्रोडक्शन का 1/3 भाग जो है वो गावी को देगी एक सर्टेन प्राइस पे, जिसको कि मुफ्त में डिलीवर किया जाएगा, और कुछ चीजें भारत सरकार के हिसाब से और जो WHO का प्रोटोकॉल है उस हिसाब से 60 देशों को, जो गरीब देश हैं, उनको कम कीमत पे दी जाएगी। लेकिन हम ये पूरी तरह तैयार थे। हमने अभी तक करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन भेजी है अलग अलग जगह में, कमर्शियली और डोनेशन के तौर पे, लेकिन उतनी काफी नहीं है दुनिया में, खासतौर से नेपाल में तो उतनी, नेपाल में भी अभी उसकी कमी है। लेकिन नेपाल को अब US गवर्नमेंट दे रही है वैक्सीन, WHO अपने और जरियों के माध्यम से, अपने और प्रोटोकॉल्स के माध्यम से मुहैया करा रही है। लेकिन नेपाल को क्या जल्दी थी या उन्हीं को चीन के प्रति मित्रता निभानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, अगर यहाँ पर बात की जाए चीन, नेपाल और भारत की लगातार यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो दर्शक हम सभी जुड़े होंगे उनको ये हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से भारत और नेपाल के संबंध किस तरीके से थे, वैसा हम आपसे जानना चाहते हैं। उसके बाद उनके संबंध के बाद में चीन ने किस तरीके से एंट्री ली है, फिर उसके बाद अगला सवाल हम आपसे करेंगे। तो पहले भारत और नेपाल के संबंध किस तरीके से थे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, भारत और नेपाल की दोस्ती या भारत और नेपाल के संबंध काफी पुराने रहे हैं, और नेपाल और भारत के बीच में, ब्रिटिश भारत के बीच में बाउंड्री का जो डिवीजन हुआ है, वो सुनौली की संधि जो 1800 मेरे ख्याल से 14 में हुई थी, उसके तहत ही निर्धारित किया गया था। उसके तहत ही ये निर्धारित किया गया था। उसके बाद ये भी था कि भारत और नेपाल के बीच में वीजा का कोई प्रोविजन नहीं होगा। दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के यहाँ आ जा सकेंगे। यहाँ के लोगों ने जाकर के वहाँ खेती भी की है, खेत भी लिए हैं, वहाँ बिजनेस भी कर रहे हैं, वहाँ काम भी कर रहे हैं। वहाँ से लोग कितने आते हैं आप देखिए। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट ही पूरी बनी हुई है, बिल्कुल, जिसके कि जनरल फील्ड मार्शल मारिस्टा जिससे हेड भी रहे हैं। तो ये चीजें बहुत बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, जिसको हम कहते रोटी बेटी का रिश्ता। और 1948 में हमने नेपाल के साथ संधि की थी। 1948 में, हाँ, हमने नेपाल के साथ संधि की थी 40 साल की, जो मैत्री संधि के तौर से कही जाती है। और उसके तहत ये था कि नेपाल के लिए जो भी, क्योंकि नेपाल लैंडलॉक्ड प्रदेश है, इसलिए नेपाल के लिए जो भी सामान बाहर से आएगा या निर्यात होगा नेपाल से, उसके लिए भारतीय बंदरगाहों से छूट मिलेगी, भारतीय बंदरगाहों के थ्रू आने जाने की फैसिलिटी होगी, क्योंकि हम ही नेपाल के लिए लाइफ लाइन थे। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि नेपाल की राजशाही जो है, उनको ये लगता रहा कि शायद भारत का लोकतंत्र वो है, नेपाल में राजशाही पलट करके लोकतंत्र बहाल करना चाहता है। इसलिए कई बार उन्होंने इस पे परेशानी भी अपनी जाहिर की। और खास तौर से जब 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तो नेपाल को ये डर लगने लगा कि कहीं नेपाल का भी भारत में विलय न कर लिया जाए। तो नेपाली नरेश ने भारत के सामने एक पेशकश की कि भारत के साथ वो ये समझौता करना चाहते हैं कि भारत की कोई भी मिलिट्री वहां नहीं आएगी। भारत ने ये समझौता करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत ने कहा हमने आपके साथ ऑलरेडी 1948 में मैत्री संधि की हुई है, जिसमें सारा कुछ है, तो एक अलग से संधि करने की कोई जरूरत है। लेकिन उसी वक्त इसके ठीक उलट पाकिस्तान और चीन ने ये समझौता नेपाल के साथ किया। यहीं से चीन की सक्रिय एंट्री शुरू हुई नेपाल में। बिल्कुल। उसके बाद 88 से 92 तक जब हमें परेशानी हुई, जब समझौते को रिन्यू करने के बारे में परेशानी हुई और सामान रोक दिया गया, बहुत मुश्किल के बाद फिर 91-92 में फिर
से जो समझौता चालू हुआ, एक समझौता नहीं, ये 2 समझौते के रूप में चालू हुआ जो अभी तक चल रहा है। बीच बीच में प्रॉब्लम आती रही है मधेसी और पहाड़ी लोगों के बीच में। वहाँ मधेसी मतलब वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हैं, वहाँ जाके बस गए हैं ट्रेन के लोग, और पहाड़ी वो लोग हैं जो नेपाल की पहाड़ियों में, उनके बीच में टकराव होता रहा है। और फिर इसी के चलते आपने देखा प्रचंड के टाइम में भी और ओली के टाइम में भी ये बात शुरू हुई थी। लेकिन अभी भी नेपाली सरकार जानती, नेपाली जनता भी जानती है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती कम करना उसके लिए ठीक नहीं होगा, उनके अपने आर्थिक हितों के लिए ठीक नहीं होगा। नेपाल के साथ चीन तेंगे बढ़ा रहा है। चीन DRI के तहत वो कह रहा है कि वो लासा से लेकर काठमांडू और लुम्बिनी तक एक रेलवे लाइन बिछाएगा, जिससे कि चीन के ईस्टर्न बंदरगाहों से लेके लासा तक सामान आए नेपाल के लिए और उससे इधर आए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये बड़ी परियोजना जो है, ये बड़ी परियोजना जो $6 अरब डॉलर की जो है, ये बहुत ही नॉन स्टार्टर होगी, क्योंकि इस परियोजना में 70 दिन से ज्यादा लगेंगे चीन के किसी भी बंदरगाह से यहाँ काठमांडू तक कोई भी सामान आने में, जबकि भारत के किसी भी पोर्ट से सामान आने में 20 दिन से ज्यादा नहीं लगते। और इसके साथ ही साथ ये रेलवे परियोजना भी एक नॉन स्टार्टर है कि 70 जगहों पर ये भूकंप के सिस्मिक एरियाज है जहाँ ये बनाना बहुत कॉस्टली पड़ेगा दोनों देशों के लिए और इसका रिटर्न कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नेपाल सरकार नहीं जान रही है, नेपाली जनता को अच्छी तरह पता है कि नेपाली जनता चीन के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि भारत और नेपाल के संबंध किस तरीके से थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए चीन लगातार भारत की तरफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वो किसी न किसी तरीके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे जाकर भी वो उनके साथ में संधि कर रहा है, कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो नेपाल क्या एक मोहरा तो नहीं है भारत में घुसपैठ करने के लिए? देखिए, नेपाल बिल्कुल एक मोहरा है और चीन इसको सीधे नहीं बल्कि प्रच्छन्न रूप से पीछे से उकसा रहा है। चीन ने कोशिश ये की थी कि लिम्पियाधुरा बॉर्डर पे जो हमारी प्रॉब्लम थी नेपाल के साथ, सीमा की प्रॉब्लम हुई, उसको चीन ने नेपाल को बढ़ाया, पीछे से नेपाल को उकसाया। चीन खुद नहीं उकसा सकता था क्योंकि चीन ने उसी बॉर्डर पोस्ट पे भारत के साथ एक लैंड ट्रेड का समझौता किया है। तो इसका मतलब चीन ये मानता था कि भारत की सीमा वहां तक है। लेकिन अब अगर चीन सीधे नहीं कर सकता था कि भारत की सीमा वहां तक नहीं, इसलिए चीन ने नेपाल को इसके बारे में उकसाया। प्लस देखिए, जो रेलवे की बात हो रही है, चीन ये चाहता है कि ये रेलवे लाइन लुम्बिनी तक आए, जो कि एकदम भारत के बॉर्डर पर है। यानी चीन की मिलिट्री लुम्बिनी तक आने की एक योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ चीन कई और चीजें, जैसे चीन मिलिट्री कॉलेज बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, चीन एयरपोर्ट बना रहा है। चीन एक तरह से चाहता है कि वहाँ हर जगह चीन दिखे, इसलिए कि भारत का प्रभाव वहाँ कम हो। और इसके साथ ही वही नहीं, आप देखिए चीन ने बांग्लादेश को भी मोहरा बनाने की कोशिश की। ये तो गनीमत है कि अभी बांग्लादेश ने काफी इन चीजों से इनकार किया। अभी हाल में ही जब आपने देखा कि चीन की राजदूत ने कहा था कि अगर बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन करेगा तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने बहुत लताड़ा था उनको। म्यांमार उनके कब्जे में है ही, श्रीलंका में 2 पोर्ट उनके कब्जे में है, जिबूती उनके कब्जे में, जिबूती। इसके साथ साथ पाकिस्तान में चीन अपनी घुसपैठ बढ़ाएगा, सबको जाहिर है, सबको मालूम है। तो चीन इन सब देशों को मोहरा बना करके भारत को घेरना चाहता है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे जितेंद्र जी आपसे कि जिस तरीके से भारत में घुसपैठ करने की चीन कोशिश कर रहा है, नेपाल को भी मोहरा यहाँ पर बना रहा है, तो आने वाले भविष्य की अगर हम बात करें तो नेपाल के लिए भविष्य कितना सिक्योर नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक मोहरा बना रहा है चीन भारत के लिए नेपाल एक मोहरा बन रहा है, तो आने वाला भविष्य नेपाल के लिए कितना अच्छा रहेगा या उसके लिए ये खतरा है? देखिए, विचित्र बात यह है कि नेपाल में जो 2 कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं, उस कमल दयाल प्रचंड की और फिर ओली की, इससे पहले माधव नेपाल की भी रही है कुछ दिन के लिए। इन तीनों सरकारों का रुख, भले ही इनका पृष्ठपोषण चीन ने किया है,
लेकिन इनकी तीनों सरकारों का रुख थोड़ा थोड़ा भारत के पक्ष में ही रहा था। वो तो ओली अभी कुछ दिन के लिए ओली चीन की शातिर भारत के खिलाफ सब माए बकने लगे थे, लेकिन उसके बाद ओली भी लाइन पर आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भारत के साथ संबंध रखना है। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां, जो महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, प्रचंड और ओली, दोनों ही एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं और दोनों ही भारत से मदद की भी अपेक्षा करते हैं। तो जनता को अपनी, क्योंकि नेपाली कांग्रेस जो है वो चूंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह है, इसलिए वो भारत के साथ है। और इसीलिए ये लोग भी चाहते हैं, जनता भी जानती है कि भारत का साथ छोड़ना नेपाल के लिए तो अच्छा नहीं होगा। फिलहाल अगले 10 सालों में तो नहीं होगा। अगले 10 साल तक मान लिया कुछ ऐसी चीज बदल जाए, चीन ऐसे कुछ घुसपैठ का वो कर ले कि चीन के थ्रू सामान आना नेपाल के लिए भारत के रास्ते से सामान से सस्ता पड़े तो बात दूसरी है। नहीं तो अभी सारा सामान नेपाल के लिए, सारी दवाएं, सारा तेल, ऑयल, कोयला, सभी कुछ तो आ रहा है भारत से। तो इसलिए इतनी जल्दी ये सब आना बंद हो जाएगा और ये मुझे नहीं लगता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस सबसे लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आखिर में घूम के ये लोग फिर वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर चीन और नेपाल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर ये एक मुद्दा उठा है कि वैक्सीन बेची गई है, उसके बाद उसका मूल्य उजागर कर दिया गया और मूल्य उजागर करने के बाद में चीन जो है वो नेपाल से नाराज है। तो चीन नेपाल से नाराज है क्योंकि कुछ नेपाली मीडिया के प्रकाशनों ने उनके द्वारा बेची गई वैक्सीन का मूल्य उजागर कर दिया। तो ये नाराजगी नेपाल को कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से यही है कि इससे यही होगा कि अगर चीन ज्यादा नाराजगी दिखाएगा और नेपाल दृढ़ रहेगा अपनी बात से, तो ये वैक्सीन तो शायद नहीं मिले और कुछ और प्रोजेक्ट जो है वहां पर आम किस्ती नेपाल की जाए। जैसे कि मैंने बताया, यूनिवर्सिटी का 4 रोड का प्रोजेक्ट है और 2 बांधों का प्रोजेक्ट है और मिलिट्री कॉलेज बनाने का प्रोजेक्ट है। ये सब चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, जो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों से थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से चीन नहीं चाहेगा कि वो इससे इतना बड़ा रिस्क मोल ले कि उसकी नाराजगी से नेपाल एकदम से चीन के खिलाफ हो जाए। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर समझाया। जितेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए और पूरी विस्तृत जानकारी आपने यहाँ पर दी। बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, चीन जिस तरीके से नाराजगी जता रहा है, चीन ने जिस तरीके से नाराजगी वहां पर जताई है, इस पर हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चीन ने किस तरीके से बात यहाँ पर कही है, नेपाल को किस तरीके से डरा रहा है चीन, इस पर हम बात कर रहे थे। तो जिस नेपाल को भारत ने फ्री में और कम दाम में वैक्सीन दी, उसी नेपाल को उसके नए नवेले दोस्त चीन ने दोस्ती का अच्छा सिला दिया है। नेपाल को चीन न सिर्फ महंगे दाम पर वैक्सीन बेची, अब उसकी कीमत का खुलासा करने पर भी रोक रहा है। अब यहाँ पर हमने ये चर्चा की है कि किस तरीके से नेपाल को मोहरा बनाकर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है चीन, और उस कोशिश में नेपाल को कितना नुकसान होने वाला है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।